ऐसा तुम्हारा केक है, गोल गोल स्फेरिकल केक, उसमें बाहर से बहुत सारे किशमिश चिपके हुए हैं। हीलियम के ऊपर अगर 2+ चार्ज आए तो इसको मैं बोलता हूं अल्फा पार्टिकल। तो आपको पता है इस पेज में मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है उसमें मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। गोल्ड को इतना चपटा किया कि गोल्ड की थिकनेस कितनी थी? 1000 एटम बस। एंड सबसे शॉकिंग बात, कुछ पार्टिकल्स रिटर्न आ रहे थे पूरे के पूरे 180 डिग्री वापस। अगर ये आपका स्टेडियम, ये एटम है, तो एक रेती के कण से भी छोटा रहेगा उसका न्यूक्लियस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रिस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज के इस सुपर डुपर वीडियो में हम देख रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसे हम एटम को एक फंडामेंटल यूनिट मानते हैं मैटर का, उसी तरह ये चैप्टर एक फंडामेंटल चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मेनी सच बेसिक कंसेप्ट्स आज के चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। चैप्टर को पूरे शिद्दत से आपने पढ़ना है, समझना है। मेरे साथ साथ मजा लेते लेते हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जितना आप शेयर करोगे मेरा मोटिवेशन, मेरा प्रोत्साहन बढ़ते रहेगा ऐसे बढ़िया बढ़िया चैप्टर बनाने के लिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चलिए, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितना भी कुछ मैटर है, जितना भी कुछ आपको दिखाई देता है, जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने पढ़ा तो है, हाइड्रोजन की बात करें तो H2, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का। तो एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, N2 होता है नाइट्रोजन का, O2 होता है ऑक्सीजन का, यस और नो। अच्छा, हीलियम की बात करें तो वो मोनो एटमिक है। O3 भी मिलता है आपको ओजोन का, ये भी एक ऑक्सीजन एलिमेंट का ही एक मॉलिक्यूल है, बराबर है। O3 ओजोन बन जाता है। एंड उसी तरह क्लोरीन की बात करूं, उसी तरह ब्रोमीन की बात करूं, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हैं, और उसी तरह अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मैंने CO2 की बात की, मैंने CH4 की बात की, मैंने H2O की बात की, मैंने HCl की बात की, मैंने NaCl की बात की, है ना। अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड इन कॉम्बिनेशंस की वजह से ही आप जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में देखते हो, इन्हीं सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। क्या ये बात बिल्कुल बराबर है? तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। हवा है, धरती है, पेड़ है, पौधे है, पानी है, एवरीथिंग हैज डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। आपको बताऊं, 100 कहां गया, पेन गायब हो जाती है मेरी। 118 एलिमेंट्स हैं एंड इन्हीं एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से 118 में से काफी सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं, मैनमेड हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। लेकिन जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं 92, कितने होते हैं? 92 नेचुरल एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग हैं, ठीक है, नेचर में हमें मिलते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आपको दिखाई देता है। क्या ये बात बराबर है? यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है ना? नाउ, साइंटिस्ट लोग के सामने दो बड़े बड़े सवाल आए थे। कितने बड़े बड़े? दो बड़े बड़े सवाल। पहला सवाल क्या था? What makes the atom of one element different from the atom of another element? मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं, मैं नाइट्रोजन की बात करूं, मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये अलग हैं। कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, फ्लोरीन अलग है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है उसके अंदर जो कार्बन को कार्बन बनाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बनाता है? Why are they different? अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग क्यों हैं? अच्छा, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, क्लोरीन का एटम अलग होगा, सोडियम का एटम अलग होगा। तो ये सारे एटम्स अलग क्यों हैं? इनके अंदर ऐसा क्या है? यही सवाल, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या था? आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? क्या उनको हम तोड़ नहीं सकते? क्या उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते? क्या उस एटम के अंदर दूसरा कुछ नहीं है क्या? ये एक सवाल हो गया। आर दे रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? क्या एटम के अंदर और भी छोटा 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 पार्टिकल है? एटम के अंदर क्या है, किस चीज का बना हुआ है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो क्या हो गया? अ मेजर चैलेंज वॉज देयर बिफोर द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लोग के पास एक बड़ा चैलेंज आ गया। कभी आया? एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म हुई, 20th सेंचुरी शुरू हो रही थी, साइंटिस्ट लोग को एक बात समझ में आ गई कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है।
लेकिन वो क्या है, एटम किस चीज का बना हुआ है, एटम के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनको हमें रिवील करना है, हमें उनको समझना है, उनका एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें समझना है, एंड हमें उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करनी है। एटम के अंदर क्या है ये निकालने का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस वाज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। एक तो एटम ही दिखता नहीं है बाबा, इतना छोटा है, दिखता भी नहीं है, उसके अंदर क्या है ये कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। तो देखिए एक सिंपल आपको यहां पे एक्टिविटी बताना चाहूंगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करके हम समझेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां तक आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो? अभी देखिए, मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स लेट अस कैरी आउट एक एक्टिविटी। हमने क्या किया, एक कंघी ली, कोम्ब लिया, एंड हम उसको बाल को सेट कर रहे हैं कोम्ब से, ठीक है। कोम्ब लेके हमने बाल को सेट किया, बाद में उस कोम्ब को मैं छोटे छोटे पेपर के टुकड़े मैंने किए, पेपर के पीसेस किए, उसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। तो क्या पता चल रहा है, पेपर के जो टुकड़े हैं वो कोम्ब पे चिपक रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा यहां पे, ठीक है। वैसे तो ये सारी बातें डिटेल में आपको समझ में आएंगी, लेकिन एक सिंपल बात बताता हूं। आपका जो एटम होता है, उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। उसको हम ऐसे लिखते हैं ई माइनस। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन। ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आपके एटम के अंदर का, एंड पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, पी फॉर प्रोटॉन, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप कोम्ब से बाल को सेट करते हो तो बाल के अंदर के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, बाल के इलेक्ट्रॉन कोम्ब के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो आपका कोम्ब है, कैन आई से आपका जो कोम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके बाल के इलेक्ट्रॉन कोम्ब के ऊपर चढ़ गए तो कोम्ब कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। एंड जो पेपर होते हैं, पेपर थोड़े थोड़े पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। क्यों होते हैं, कैसा होता है, ये बाद का डिस्कशन है, अभी क्या समझने का है। कोम्ब नेगेटिवली चार्ज हुआ, पेपर पॉजिटिवली चार्ज था। आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो कोम्ब है नेगेटिवली चार्ज, वो पेपर को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इससे हमें क्या साबित होता है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। लेकिन ये डिस्कवर हुए कैसे, आए कहां से, ये हमें समझना है। कहानी आपको समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये डिस्कवर कैसे हुए, किन्होंने किए, यही सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आपके बाल का इलेक्ट्रॉन्स कोम्ब के ऊपर चढ़ गया, एंड कोम्ब कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, बराबर है। वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम? हमें पता है ये चार्ज कहां से आता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आता है। बाल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया कोम्ब के ऊपर, तो ये चार्ज कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स से आ रहा है, चार्ज्ड पार्टिकल्स से आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, एन एटम इज डिविजिबल। एटम कैसा है, हमें पता है एटम कैसा है, डिविजिबल है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन कैसा था, नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन कैसा था, प्लस, पी प्लस लगा देंगे। प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है। एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन इनको डिस्कवर किसने किया? देखिए, मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम। एक साइंटिस्ट ने सब डिस्कवर किया? नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते ऑलमोस्ट ये सब कुछ करने के लिए 50 साल के आसपास का समय गया टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज भी हम वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिफाइन करते रहते हैं, नया नया थियरीज आता है, नया नया पार्टिकल्स, नया रिसर्च होते रहता है। तो आज भी ये सब 100 साल पहले की बातें हैं, आज भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डिटेल में समझने की कोशिश आज भी हो रही है, आज भी रिसर्च चलती है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है विच इज नेवर एंडिंग, इसके ऊपर रिसर्च चलते रहती है, जितना अंदर घुसोगे उतना कम है, गूज बम्स आ रहे हैं बात करके, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज भी रिसर्च चलती है इसके ऊपर, ठीक है। आइए समझते हैं। इट वॉज नोन बाय 1900, डाल्टन ने बोला था, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थियरी में क्या बोला, एटम इज इनडिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इट वॉज बिलीव्ड, 1900 तक लोग बिलीव करते थे कि हाँ एटम कैसा है, एटम, डाल्टन साहब बोलकर गए हैं कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, लोग बिलीव करते थे हाँ ठीक है होगा, लेकिन इट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1900 तक लोगों को इतना समझ रहा था कि एटम इंडिविजिबल है, मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ तो है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहां से हुई, किसने की? तो यहां पर आते हैं हमारे पहले हीरो, जिनका नाम था जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया ये समझना बहुत जरूरी है। इनका नाम क्या था, जे थॉमसन, ठीक है। बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे उस जमाने के, ठीक है। ये सारी बातें हम कब की कर रहे हैं, हम 1897 की बात कर रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जे थॉमसन, इनका नाम एक बार फिर से मैं अच्छे से लिखना चाहूंगा। ये एक्सपेरिमेंट 1897 का है और इन महाशय का नाम जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी 1897 के आसपास। क्या किया था, आपको सिंपल बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट में घुसेंगे नहीं, आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगा। आपको दिख रहा है एक, ये आपको पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, यहां पे पॉजिटिव प्लेट, इसको मैं बोलूंगा एनोड। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलो आप, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड। वैसा ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको मैं बोलता हूं कैथोड। यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव प्लेट दिख रही है, ये इसका क्या हो गया, इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोड के जगह पे आप टर्मिनल भी बोल सकते हो, चलो ना टर्मिनल बोलो। नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, टर्मिनल कैथोड है। मतलब एक बैटरी कनेक्ट हुआ रहेगा, हाई वोल्टेज का बैटरी लगाया, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल कैथोड यहां पे है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एनोड यहां पे है, एंड बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाई वोल्टेज लगाने के वजह से ये जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, फेंके जाते हैं, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज वोल्टेज बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से निकलते हैं, कहां से, कैथोड से, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड की तरफ, बिकॉज मैंने आपको बोला है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की तरफ भाग रहे हैं। आपको दिख रहा है एनोड के बीच में छोटा सा छेद भी किया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स भागते भागते उस छेद के अंदर से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन्स छेद के अंदर से बाहर आए, अब यहां पे उसने और दो प्लेट लगाई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट लगाई है और नीचे एक नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट लगाई है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पार्टिकल्स एनोड की तरफ भाग रहे हैं, ये पार्टिकल्स ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ भागते हैं इस तरह से। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि कैथोड से कुछ तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं। कहानी सुनिए, कंक्लूजन सुनिए, कैथोड से कुछ तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एनोड की तरफ भाग रहे हैं, एंड ये पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर डिफ्लेक्ट होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं। तो क्या पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और इनको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक आपको कहानी थोड़ी समझ में आई, ठीक है। इसको कैथोड रे बोलते हैं, कैथोड रेज। और आपको पता है ये जो चेंबर होता है ना बीच का, ये जो बीच का आपको चेंबर होता है, यहां पे ना गैस होती है, लो प्रेशर गैस होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, एक ग्लो दिखाई देता है, ठीक है, रेज निकलती हैं, ग्लो, ऐसा चमकने लगता है वो पूरा चेंबर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। कैथोड से निकलने वाले रेज कैथोड रेज, ठीक है।
एंड कैथोड रेज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहानी तो समझ में आई, जितना डिटेल में मैं अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में बता सकता हूं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, समझ में आई बात कि हुआ क्या। अब सुनो, ये हो गया आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, 1897 में हुआ था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टाइन, इन्होंने 1886 में डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेस। सर ये कैनल रेस क्या है और कहां से आए, आइए समझते हैं। ये भी एक मजेदार एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनना। इन्होंने भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इन्होंने भी एक ट्यूब ली, ठीक है, इसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैस डिस्चार्ज। दिख रहा है आपको ये शब्द, डिस्चार्ज। इस ट्यूब को बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर एक गैस होती है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब क्या सर? देखो, अगर गैस के एटम्स या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो हाई प्रेशर रहेगा, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं उतना प्रेशर बढ़ता है। तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम है, गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कम है, तो उसको मैं लो प्रेशर गैस बोलता हूं। बात आपको समझ में आ रही है? अगर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हाई प्रेशर पे है, अगर मॉलिक्यूल कम है तो लो प्रेशर गैस है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया। आपको दिख रहा है, एक हाई वोल्टेज का बैटरी लगाया, वेरी हाई वोल्टेज। फिर उन्होंने भी एक कैथोड लगाया, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। उन्होंने एक एनोड लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। अब हुआ क्या, कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड जाते हैं। यहां लिख दूं मैं नीचे, यहां लिखूंगा तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाते हैं? कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को ये लोग धक्का मार के निकाल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सिंपल भाषा में बताता हूं। आपका जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, गैस के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेस। ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आया? वन मोर टाइम। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलता है, एनोड की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गैस के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस के पार्टिकल के साथ टकराते हैं, गैस के पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं एंड गैस कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर पॉजिटिव रेज बनती हैं। एंड ये पॉजिटिव रेज, अब ये पॉजिटिव रेज कहां जा रही है? अब ये कैथोड की तरफ जा रही है। एंड कैथोड के अंदर आपको दिख रहा है छेद किया हुआ है, परफोरेशंस। परफोरेटेड कैथोड मतलब छेद वाला कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं, लास्ट टाइम पॉजिटिव रे का मतलब क्या? गैस के ही एटम्स हैं, गैस के ही एटम्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। इलेक्ट्रॉन उल्टा भाग रहे थे, उनके वजह से गैस के एटम पॉजिटिव हो गए। एंड पॉजिटिव रेज अब कहां जाएंगी? कैथोड की तरफ जाएंगी। एंड कैथोड के अंदर छेद है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर जाके टकराएंगे। आपका जो ट्यूब है उसका जो सरफेस होता है उससे टकराएंगे एंड वहां पे आपको एक ग्लो दिखता है। तो इनको क्या नाम दिया गया? कैनल रेज। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो, क्या याद रखोगे कि ये जो कैनल रेज होती हैं ये पॉजिटिव रेज होती हैं, पॉजिटिव रेज। ठीक है, थोड़ा यहां पे आपको आयोनाइजेशन समझाना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन के टकराने से आयोनाइजेशन हो जाता है, गैस जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये शायद आपको अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। डोंट ओवर थिंक, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ इतना याद रखो। बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में कोई एक्सप्लेनेशन भी दिया नहीं है, तो मैं आपको सिंपली इतना बताना चाहूंगा कि कैनल रेज क्या है? पॉजिटिव रेज है और वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। कैथोड के अंदर छेद है तो एक रेड ग्लो आपको दिखेगा आपके ट्यूब के सरफेस पे, इनको हमने बोला कैनल रेज। अच्छा, कैथोड रेज क्या होती है? कैथोड रेज आर नेगेटिव रेज, इलेक्ट्रॉन की रेज हैं। और ये कहां से कहां जाती हैं? एनोड से, सॉरी, ये कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ओके,
कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, ये नेगेटिव रेज हैं, और कैनल रेज पॉजिटिव रेज हैं, ये आपको कैथोड की तरफ जाते हुए दिखेंगी एंड उसके अंदर से आर पार जाके एक रेड ग्लो आपको ट्यूब के सरफेस पे दिखता है। आई होप पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको ये डायग्राम थोड़ा समझ में आए। आप 9th के बच्चे हो, ज्यादा डिटेल में आयोनाइजेशन अभी नहीं बताया जा सकता। यहां पे आपने एटम का स्ट्रक्चर अभी तक समझा नहीं है तो आपको आयोनाइजेशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको एटलीस्ट ये डायग्राम थोड़ा समझ में आए कि ये पॉजिटिव रेज है, कैनल रेज। ठीक है, चलिए, तो दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट ई गोल्डस्टाइन, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कभी किया था? 1886 में किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पे आधारित आगे चलते टाइम लगा 1911, ठीक है, तब जाकर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, टाइम लगा, लेकिन इसी ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पे मैं बोलता हूं नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ बाद में, गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट कभी किया? 1886, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, टाइम लगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन नया सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एंड यहां क्या बोला है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब क्या? जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उतना ही एक प्रोटॉन पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर दोनों इक्वल है, प्लस और माइनस दोनों इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल एटम होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? रुको, ये जो नया सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, उसके ऊपर एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब, अब मैं अगर वजन की बात करता हूं, मास की बात करता हूं, तो 1 किलो मास, या फिर मैं लेंथ की बात करता हूं तो 1 किलोमीटर की लेंथ, तो ये जो वैल्यू है 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैल्यू। तो जितना नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव वैल्यू प्रोटॉन पे होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन वैल्यू, बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, बट इक्वल वैल्यू दोनों की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, प्रोटॉन का, ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास was approximately 2000 times as that of the electron. इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा मास था प्रोटॉन का, मतलब इट वॉज अ हैवी पार्टिकल। तो हम क्या बोलते हैं? हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मानते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज पी प्लस। ठीक है, अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन को 1 यूनिट माना गया। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट माना गया, एंड उसके चार्ज को, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको +1 माना गया। ठीक है, प्रोटॉन के मास को हमने 1 यूनिट बोला, तो इलेक्ट्रॉन का मास 2000 गुना कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने बोला 0 ही पकड़ लो। ठीक है, 1/2000 क्या वैल्यू निकलता है इसका? 0.0000 ऐसा कुछ निकलेगा। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मानते ही नहीं है, होता है, उसका भी कुछ मास है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, नेग्लिजिबल मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेग्लिजिबल माना जाता है, एंड उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? -1। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? +1। आपको ये बातें, ये सारी बातें समझ में आई? हमने जो कुछ भी बताया समझ में आया? ठीक है, ई गोल्डस्टाइन ने कैनल रेस की डिस्कवरी की 1886 में, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, रुदरफोर्ड ने की थी। ये हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
एंड कैथोड रेज थॉमसन ने डिस्कवर किए थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन भाई साहब इन्होंने किया था। आई होप यहां तक की बात समझ में आई है, ठीक है। अभी क्या बोला है, इट सीम्ड, एक तो दिखता नहीं है मुझे कहां जाता है, हाँ, इट सीम्ड दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। मतलब एक एटम के अंदर अगर मैं बोलूं 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ये 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो आपका जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। आपका जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज प्लस एंड माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कैंसल आउट करते हैं। इट ऑल्सो अपियर्ड दैट द प्रोटॉन्स वेर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम whereas electrons could easily be removed off but not protons। कैथोड रे में हमने क्या देखा कि जो कैथोड था नेगेटिव टर्मिनल और जो एनोड था पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। कम ऑन, यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स निकल के कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे थे, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम से इजीली निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन अंदर होता है एटम के, उसको निकाला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बाहर की तरफ होते हैं, उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया जाता, प्रोटॉन अंदर होता है एटम के, ठीक है। एंड इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद ये सवाल आया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। तो फाइनली ये सब समझ के कि प्रोटॉन चलो अंदर होते होंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, तो फिर सोचने के बाद एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा, ये हमें समझना है, ठीक है। तो जो सबसे पहली थियरी दी थी डाल्टन ने दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कब आई थी? बहुत सालों पहले, 1808 में आई थी। और उन्होंने क्या बोला था? एटम वॉज इंडिविजिबल, उसको और तोड़ नहीं सकते, एंड इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, उसको तुम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा डाल्टन भाई साहब बोल के गए 1808 में, 1808 में, बहुत सालों पहले। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्कवरी हुई, द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो ये जो इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल डाल्टन भाई साहब बोल के गए थे, ये पूरा एस्पेक्ट फेल हो गया, बिकॉज हमें पता है एटम के अंदर भी चीजें हैं, एटम को तोड़ा जा सकता है, ठीक है, एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है, तो ये बाद में पता चला, एंड जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी वो फेल हो गई। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। सो फाइनली सवाल उठा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह अरेंज होते हैं, आइए समझते हैं। तो यहां पर थॉमसन भाई साहब का एटॉमिक मॉडल आया। सर का नाम क्या है? थॉमसन भाई साहब नहीं बोलेंगे, सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, जे थॉमसन। इनका एटॉमिक मॉडल बहुत ही मजेदार है, देखते ही भूख लग जाएगी, ठीक है। इन्होंने एटम को एक क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया, जिसको प्लम पुडिंग भी बोला जाता है, प्लम पुडिंग, ठीक है। प्लम केक या प्लम पुडिंग बोल सकते हो, क्रिसमस पुडिंग। तो ये पुडिंग कैसी होती है? केक होता है, ठीक है, ऐसा केक है, उसके अंदर आपको छोटे 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 रेजिन्स दिखते हैं। रेजिन मतलब क्या? किशमिश, रेजिन्स। ऐसा तुम्हारा केक है, गोल गोल स्फेरिकल केक, उसमें बाहर से बहुत सारे किशमिश चिपके हुए हैं। तो इसी तरह से इन्होंने क्या बोला, ठीक है, गोल गोल केक दिख रहा है और आपको अंदर किशमिश दिख रही है, ठीक है, रेजिन्स दिख रहे हैं। या फिर एक वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन में भी रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, वो आपका मेन खाने का पार्ट है, ठीक है, रेड कलर का पूरा पार्ट है जो मीठा मीठा है, जिसको आप खाते हो, और उसके अंदर छोटे छोटे, उसके अंदर छोटे छोटे उसके सीड्स एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब क्या? अंदर घुसे हुए हैं। जो लाल पार्ट है उसके अंदर सीड्स घुसे हुए हैं। तो कुछ इसी प्रकार से एटम भी होता होगा, इन्होंने बोला। इन्होंने क्या बोला? देयर इज अ स्फीयर, एक गोला है पूरा, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और उसके बाहर से किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं। इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ सर जे थॉमसन। समझ में आई? एक गोला, गोला पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अंदर स्प्रेड हो गया पूरा गोले में,
एंड बाहर से किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, एंड इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रोटॉन को निकाला नहीं जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स को इजीली किशमिश की तरह निकाला जा सकता है या फिर सीड की तरह निकाला जा सकता है। ऐसा समझ में आया, ऐसा इन्होंने बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, सो इन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड, स्टडेड मतलब क्या, फंसाए हुए हैं, इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, गोले में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इस तरह से बना प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब स्टडेड या फिर फंसे हुए। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पूरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। इतना इन्होंने बताया। फिर क्या है, हाँ, रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उस पे तो हम जाएंगे आगे। यहां तक की बात सारी समझ में आई, बहुत सारी बातें बताई मैंने, बहुत सारी। कैथोड रेस क्या होते हैं, देखो वो पार्ट अगर समझ में नहीं भी आया तो इतना चिंता मत कीजिए, आपको मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो। कैथोड रेस आर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती हैं, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, नेगेटिव है। और जो कैनल रे हैं दे आर पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, एंड वो कहां से कहां जा रही हैं, वो कैथोड से एनोड की, नहीं उल्टा, एनोड से कैथोड जाएंगे ना, पॉजिटिव है, सॉरी माय बैड, ये पॉजिटिव है तो ये कहां जाएंगी, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे, गोल्डस्टाइन, और ये कैथोड रेज सर थॉमसन लिख देता हूं, थॉमसन, इन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज सुपर क्लियर, सुपर डुपर क्लियर। तो आगे चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब आता है इस चैप्टर का सबसे मजेदार एक्सपेरिमेंट एंड मजेदार पार्ट, एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं एंड इसकी जो समझ है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, ये था रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ई रुथरफोर्ड, कहां गए ई रुथरफोर्ड भाई साहब, हाँ, ई मतलब अर्नेस्ट, इनका नाम था अर्नेस्ट रुथरफोर्ड साहब, सर अर्नेस्ट रुथरफोर्ड, इन्होंने ये मॉडल हमें दिया। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एंड आपको बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। जितना मजा मुझे पढ़ाने में नहीं आएगा, उससे ज्यादा मजा आपको समझने में आएगा। ठीक है, सो अर्नेस्ट रुथरफोर्ड साहब, ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब इनके पहले सर जे थॉमसन, इन्होंने बोला ऐसा गोला है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, स्टडेड हैं, एम्बेडेड हैं। तो इन्होंने वो बात नहीं मानी, इनको समझना था कि इलेक्ट्रॉन्स सच में ऐसे ही हैं कि कुछ अलग बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए हैं एटम के अंदर, ये समझना था। तो इन्होंने किया गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने लिया एक लेड का डब्बा लिया, ठीक है, लेड का शील्ड, लेड का डब्बा, लेड क्या होता है, एक एलिमेंट है, मेटल है ना, लेड का एक शील्ड लिया, डब्बा, उसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा, जिसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। या तो रेडियम लिया जा सकता है या तो पोलोनियम लिया जा सकता है। ये क्या है सर, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। सर अल्फा मतलब क्या, बता दो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयॉन्स एंड दे हैव अ मास ऑफ 4 U मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, AMU। सर डबली चार्ज्ड मतलब, सुनो सब बताता हूं। हीलियम जानते हो, हीलियम जानते हो, हीलियम के ऊपर अगर 2+ चार्ज आए तो इसको मैं बोलता हूं अल्फा पार्टिकल। ऐसा हीलियम एटम जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसको मैं बोलता हूं अल्फा पार्टिकल। इसका मास होता है 4U या फिर आप उसको AMU बोलोगे तो भी चलेगा, 4AMU, या फिर सिर्फ U लिखो, यूनिफाइड मास। एंड ये पार्टिकल काफी हैवी होते हैं एंड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बुलेट की तरह, डिशक्याऊ बुलेट की तरह ये निकलने वाले हैं यहां से। बात समझ में आई। डबली चार्ज्ड हीलियम आयॉन्स, He2+,
अल्फा पार्टिकल बोला, उसका मास कितना है 4u एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, एंड जब वो निकलते हैं एक बुलेट की तरह निकलते हैं, दे हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल, एंड उसका सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज रेडियम या फिर पोलोनियम। यहां तक बात आपको समझी? अब सुनो, इन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल। गोल्ड का फॉइल क्यों लिया? गोल्ड एक ऐसा मेटल है विच इज हाईली मैलिएबल। आपने सुना है मैलिएबल शब्द? मतलब गोल्ड को मार मार के इतना चपटा किया जा सकता है, एक बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। आपने अगर आप गूगल करोगे गोल्ड लीफ तो आपको पता चलेगा बहुत ही पतला पतला शीट्स गोल्ड का यूज किया जाता है डेकोरेशंस में, उनको गोल्ड लीफ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतना पतला फॉइल लिया। कितना पतला? He selected gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atom thick. मतलब अगर एक पेज की बात करूं, अगर ये एक पेज है तो आपको पता है इस पेज में मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है उसमें मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। गोल्ड को इतना चपटा किया कि गोल्ड की थिकनेस कितनी थी? गोल्ड की थिकनेस कितनी थी? 1000 एटम, बस इतना चपटा किया मार के गोल्ड फॉइल। अब क्या किया सुनो, उन्होंने इसके आसपास एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगाई। ठीक है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द। इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मतलब क्या? वो चमकती है। क्यों चमकती है, कैसे चमकती है, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जब इस स्क्रीन के ऊपर अल्फा पार्टिकल, मेरे को बताओ, इधर से ऐसा अल्फा पार्टिकल निकला, गोल्ड फॉइल के आर पार जाएगा, जब वो स्क्रीन के ऊपर टकराएगा, ये स्क्रीन इधर ऐसा चमक उठेगी, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, यहां तक का सेटअप आपको समझ में आया? अब मुझे बताओ ये क्या निकला? ये निकला बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बुलेट के जैसा। डिश क्या हूं? आपको पता है रुदरफोर्ड को क्या लगा? उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? ये जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सारे के सारे गोल्ड फॉइल को चीरते हुए सीधे निकल जाएंगे, इनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। Since the alpha particles are heavier, he did not expect to see large deflections. इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो क्या बोलता है? एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, बराबर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किशमिश की तरह फंसे हुए हैं। क्या बात बराबर है? तो उनको क्या लगता था, रुदरफोर्ड के दिमाग में क्या था? उनको लगता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फॉग की तरह है, फैला हुआ है। ठीक है, एंड उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे या फ्लोट कर रहे होंगे। तो इनको क्या लगता था? पॉजिटिव चार्ज नरम होता है, डिफ्यूज्ड होता है, स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, ज्यादा उसके वजह से जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसको कोई ठहराव नहीं मिलेगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल बुलेट की तरह निकल रहा है तो वो इस कोहरे को, ये जो फॉग है, पॉजिटिव चार्ज का फॉग है, उसको चीरते हुए चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के आसपास वो अल्फा पार्टिकल आया तो अल्फा के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इनके अट्रैक्शन की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन, कुछ डेविएशन दिख सकता है, अदरवाइज सारे के सारे अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल जाएंगे। ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्या आपको बात समझ रही है? लेकिन हुआ क्या? एक्सपेक्टेशन समझ गए, सारे के सारे पार्टिकल सीधे जाने चाहिए विथ मिनिमम डिफ्लेक्शंस, ये एक्सपेक्टेशन है। हुआ क्या? हुआ वही 99% मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। दिख रहा है आपको? 99% पार्टिकल सीधे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था। रुदरफोर्ड भाई साहब खुश, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिन बातों ने सर को क्या बोलते हो, चकाचौंध कर दिया, शॉक कर दिया। क्या हुआ? कुछ कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन दिख रहे थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। थोड़े थोड़े डिफ्लेक्शन दिख रहे थे, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ हुआ होगा, कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा अल्फा पार्टिकल का, एंड ये डिफ्लेक्शन छोटा मोटा एंगल का डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सम पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहां हो गए हमारे साहब चकाचौंध, शॉक हो गए। लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। फिर बात खत्म नहीं हुई,
कुछ कुछ पार्टिकल पीछे की तरफ भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, पीछे की तरफ आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस भी आ रहे थे। ये तो ज्यादा शॉकिंग बात है। एंड सबसे शॉकिंग बात, कुछ कुछ पार्टिकल्स रिटर्न आ रहे थे, पूरे के पूरे 180 डिग्री वापस आ रहे थे। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, 12,000 में से एक पार्टिकल अपियर्ड टू रिबाउंड, मतलब 180 डिग्री का रिटर्न, जैसे भेजा था ठुकरा के मेरा प्यार वापस आया। समझ रहे हो, जो भेजी थी दुआ आसमां से टकरा के फिर वापस आई, वैसी बात है। अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, रिटर्न आया 1 आउट ऑफ 12,000। इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, उनको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उन्होंने तो ऐसी बात कह दी मजाक मजाक में कि इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, उन्होंने क्या बोला हंसते हंसते, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर। ये होता है 15 इंच का शेल, एक मिसाइल होती है, आपको पता है आर्टिलरी गन्स होती है, ठीक है, टैंक जैसा गन्स होता है बड़ा बड़ा, उसमें ये बड़े बड़े 15 इंच के शेल्स, बड़े बड़े गोले हैं, या मिसाइल बोलो या व्हाटएवर। इनको आप एक टिश्यू पेपर पे फेंक के मारो और वो वापस आ रहे हैं। आपने 15 इंच का शेल टिश्यू पे मारा और वो वापस आया, ये वैसी बात हो गई। इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। मजेदार बात हो गई, मजाक की बात हो गई, ठीक है। सो फाइनली बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट्स बताया कि क्या हुआ होगा। आइए समझते हैं। ये हैं गोल्ड के एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात है। ये हैं गोल्ड के एटम्स। क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल आए, 99% अल्फा पार्टिकल, 99% अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आर पार चले गए। तो हमने क्या बोला, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। 99% पार्टिकल एज इट इज पास हो रहे हैं, मतलब एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है, अल्फा पार्टिकल को पास होने दे रहा है, एम्प्टी स्पेस है बहुत सारी, पहली बात। फिर हमने बोला कि कुछ कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, इस तरह से कुछ कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे। तो ये पार्टिकल किससे टकराया होगा? हमने बोला द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। आपको पता है ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव है, एंड प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो रुदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ही छोटी जगह ऑक्यूपाई करते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम, एंड अल्फा पार्टिकल उनसे टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, आपका प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो उन दोनों के बीच में क्या दिखेगा, रिपल्शन दिखेगा ना। आप अगर मैग्नेट का दो पोल साउथ और साउथ सामने सामने ले आते हो तो क्या दिखता है आपको रिपल्शन दिखता है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से टकराए होंगे, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं, दे ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस इन द मिडल ऑफ द एटम। एंड एक और बात, हमने क्या बोला, कुछ कुछ पार्टिकल लार्ज एंगल्स से, मतलब ऑलमोस्ट वापस आ रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे। 1 आउट ऑफ 12,000 एटम्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा था। तो रुदरफोर्ड भाई साहब ने फाइनली क्या बोला कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, मतलब सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं और सारा का सारा जो मास है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। एंड उस छोटे से पॉइंट को बोला गया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एंड उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, एंड सारा का सारा जो मास है, एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता। ऐसा रुदरफोर्ड भाई साहब ने बोला। क्या आपको बात समझ में आई? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द मिडल ऑफ द एटम इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब साइज, स्पेस, छोटी सी स्पेस में सारा का सारा मास और चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको न्यूक्लियस बोला। ठीक है, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। एक और बात, रुदरफोर्ड सर ने इसको कैसे इमेजिन किया, मतलब एक बच्चा है जिसको आंख पे पट्टी मार के खड़ा किया, हाथ में पत्थर दिया और बोला ये जो फेंस दिख रही है उस फेंस पे पत्थर मार, तो मैक्सिमम पत्थर बीच में ये जो छेद हैं
उसके अंदर से पास हो जाएंगे, मैक्सिमम पत्थर आर पार चले जाएंगे, बिकॉज खाली जगह है, काफी सारी एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ कुछ पत्थर इन वायर से टकरा के डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग एंगल में जा सकते हैं। मतलब जो मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में, यहां पे वायर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड कुछ पत्थर एकदम सेंटर में टकराया, प्रॉपर ऐसा जाके टकरा के वापस आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अल्फा पार्टिकल के साथ भी क्या हुआ, अगर अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराया तो ये ऐसा चला जाएगा, अगर यहां टकराया तो ऐसा चला जाएगा। लेकिन अगर सीधा सीधा कोलाइड हुआ, टकरा के, हेड ऑन कोलिजन, मतलब दो बच्चे हैं अपना सर पर टकरे हैं, टक्कर के, हेड ऑन कोलिजन, क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन, तब जाके ये रिटर्न जाएगा 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं कर रहा हूं। फ्रॉम द डेटा, जो रुथरफोर्ड भाई साहब ने जो डेटा कलेक्ट किया, ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द एटम। उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस होता है, इट इज 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? अगर ये एटम है, ये पूरा एटम है, ठीक है, ये एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज 10 to the power 5, न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। मतलब क्या सर, 10 to the power 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, 1 लाख। न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। एक न्यूक्लियस जो होता है वो 1 लाख टाइम छोटा होता है एटम से। मतलब अगर ये एटम है तो इसका न्यूक्लियस इतना भी नहीं होगा, इससे भी छोटा होगा। आपको वो पॉइंट दिख रहा है यहां पे जो मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इससे भी छोटा होगा इसका न्यूक्लियस। कितना छोटा, कितना छोटा बताता हूं। इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, और इस क्रिकेट ग्राउंड के बीच में यहां पे ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड, समझते हो क्या होता है ग्रेन ऑफ सैंड? रेती का एक कण, उससे भी छोटा हो सकता है न्यूक्लियस। अगर ये आपका स्टेडियम, ये एटम है, तो एक रेती के कण से भी छोटा रहेगा उसका न्यूक्लियस। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। समझ में आ रही है बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंड उस छोटे से जगह में सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब समझो ना, आपका एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं है। न्यूक्लियस इतना सा है, बाकी सब क्या है? खाली जगह है। तो हम भी क्या है? खाली जगह है। सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। यू आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड इफ एटम्स आर 99.9% एम्प्टी स्पेस, व्हाट आर यू? यू आर ऑल्सो एम्प्टी स्पेस। ठीक है। रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मॉडल। जे थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते थे? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियस का। यह शब्द पहली बार इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बोला? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नाम दिया न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा मास कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स में मास नहीं होता, नेग्लिजिबल मास है, ऐसा मान के हम चलते हैं। ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ऐसे गोल गोल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम के इर्द गिर्द। मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आसपास ये घूमते रहेंगे इस तरह सर्कुलर पाथ में, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. How small? 10 to the power 5 times smaller. Nucleus कितना छोटा है? 10 to the power 5 times smaller than the radius of the atom. क्रिकेट का ग्राउंड लेंगे तो उसमें रेती के कण से भी छोटा है आपका न्यूक्लियस। ये बात समझ में आई? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। There are drawbacks. ड्रॉबैक मतलब क्या? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल फेल क्यों हो गया? इतना अच्छा मॉडल बना के दिया, इतना अच्छा बात बताया, न्यूक्लियस होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी ये मॉडल फेल हुआ। क्यों हुआ? लोगों ने क्या बोला?
द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब क्या, यहां पे आपको दिख रहा है, मान लो ये बीच में ये न्यूक्लियस है और ये जो सर यहां पे आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये जो सर है, इन्होंने गोटियां लेके छोड़ी, तो ये गोटियां इलेक्ट्रॉन की तरह हैं। तो इन्होंने क्या बोला, घूमते 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 ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे एंड न्यूक्लियस के अंदर जाके धस जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो क्या बोलते हैं ऑर्बिट है, वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। आपको दिख रहा है ये जो गोटियां घूम रही हैं, घूमते घूमते इनकी स्पीड बढ़ती है एंड ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन these particles will radiate energy, मतलब क्या, they will lose energy। इलेक्ट्रॉन्स घूमते 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 उनकी स्पीड बढ़ते बढ़ते they will lose energy and they will collapse in the center, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। ऐसी बात लोगों ने बोली। बात आपको समझ में आई? पहला पॉइंट, इनकी जो ऑर्बिट है वो स्टेबल, ऑर्बिट स्टेबल नहीं है। पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करते करते क्या करेंगे, दे विल लूज एनर्जी एंड धीरे धीरे दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड कोलैप्स द एटम। लेकिन हमें पता है एटम कैसा होता है, कोलैप्स होता है क्या? नहीं, एटम इज स्टेबल। एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। ऐसे कुछ कोलैप्स वोलैप्स होता नहीं है। तो फिर ये मॉडल हो गया फेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर फाइनली आया एक और हीरो, हमारा सेवियर, इनका नाम था नील्स बोर। एंड फिर आता है बोर मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट मतलब क्या, स्टेटमेंट्स। ऐसी स्टेटमेंट जिनका कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता उनको पोस्टुलेट बोलते हैं। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने कुछ बातें बताई जो लोगों को पसंद भी आई एंड जो एक्सप्लेन कर रही थी कि एटम स्टेबल क्यों है। क्या बात बताई, देखो। इन्होंने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब क्या, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पाथ होता है, स्पेशल ऑर्बिट होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस तरह से किधर भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा क्या? किधर भी जगह मिला तो इलेक्ट्रॉन घूमता है क्या? नहीं, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास भी स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको मैं पहली ऑर्बिट बोलता हूं, इसको मैं दूसरी ऑर्बिट बोलता हूं। तो पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी अलग होती है, दूसरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी अलग होती है, तीसरे ऑर्बिट में एक और ऑर्बिट होगा इसके ऊपर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी अलग होती है। तो इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन ही स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं। इधर बीच में किधर भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे नहीं। स्पेसिफिक पाथ है, मतलब एक ट्रेन का, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, एक स्पेसिफिक ट्रैक है ना, किधर भी रास्ते पे घूमेगा क्या? नहीं, ट्रैक पे ही चलेगा वो, अपने ट्रैक चेंज करेगा नहीं करेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते हैं। एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या? डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, सेपरेट ऑर्बिट। किधर भी घूमता है क्या? नहीं। डिस्क्रीट मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक सेपरेट ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, रेडिएट मतलब लूज। तो इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एनर्जी लूज नहीं करते। दे डू नॉट लूज एनर्जी, दे विल नॉट एक्सेलरेट एंड दे विल नॉट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, दे विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। आपको बात समझ में आ रही है सारी? ये बताया बोर भाई साहब ने। एंड ये जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं जिनको आप शेल्स भी बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। मैंने आपको बताया हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग होती है। तो ये पहला शेल, इसको मैं बोलूंगा के शेल, दूसरा उसको मैं बोलूंगा एल, फिर एम, फिर एन। ऐसा 7 शेल्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7। के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू तक हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इनको हम एक नंबर भी देंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बाद में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। एक वैल्यू दिया है एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
लिख दो यहां, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो k का n 1 है, मतलब सिंपल नंबर है, 1 2 3 4, सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक आपको सारी बात समझ में आई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, बीच में आपका न्यूक्लियस है, उसके आसपास एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, they will not lose energy, they will not collapse into the nucleus, and n मतलब सिंपली नंबर समझ लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सिंपल एज दैट। यहां तक की बात समझ में आई है? चलिए आगे चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी रुदरफोर्ड भाई साहब ने 1917 में की थी। ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल 1911 में दे दिया, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटॉन क्या है उसकी डिस्कवरी 1917 में उन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन फिर फाइनली एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में, जे चैडविक साहब, इन्होंने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। एंड उसका जो मास था वॉज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का है, हम बोलते हैं 1 यूनिट है, उतना ही न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट माना जाएगा। ठीक है, the mass of proton and neutron are nearly equal, almost same, and it was named as the neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ये हम सारे एटम्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी चिंता मत कीजिए। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के साथ क्या बोलते हैं, बदतमीजी की गई है या फिर इनजस्टिस हुआ है, उसको न्यूट्रॉन नहीं दिया। लेकिन आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन होता है। सारी बातें करेंगे ना यार, सुनते जाइए आप। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सबके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। ठीक है, इतना बड़ा n नहीं बनाने का, स्मॉल n बनाने का, इतना बड़ा p नहीं बनाने का, स्मॉल p बनाने का। ठीक है, सारे स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, e, फिर छोटा सा p, छोटा सा n। ठीक है, ऐसा रहेगा। ये आपके हो गए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमने क्या बोला था, एटम का पूरा मास, एटम का पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एटम का मास मिलेगा। सो व्हाट इज द मास ऑफ द एटम? मास ऑफ द एटम इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, करके देखेंगे ये, डोंट वरी, बताऊंगा आपको। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, फिर जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स विथ नो चार्ज, प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड ये दोनों को अगर आप ऐड करो, इन दोनों को आप ऐड करो तो आपको एटम का मास मिलता है, एटॉमिक मास नंबर। एंड इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे आपको? डिस्क्रीट क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मिलेंगे, जहां पे वो लोग चुपचाप घूम रहे हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं, एंड एटम स्टेबल है, कोलैप्स नहीं हो रहा है। ठीक है, जो नील बोर साहब ने हमें बताया। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टप्पे पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दीज आर द बेसिक्स, जो आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब जगह पे आपको ये लगेगा। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसको हम डिनोट करते हैं Z से। देखो, नंबर का n, उसको मैं अगर टेढ़ा करूं तो वो Z बनता है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z। नंबर का n टेढ़ा किया तो Z बन गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, इसका सिंबल है। एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। एंड उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो एटम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। देखो, सारे बेसिक कंसेप्ट्स हम यहां पे यूज करेंगे समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर है पॉइंट? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस ईच अदर, द एटॉमिक नंबर इज 1। तो बात ये भी याद रखना कि एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है इन अ न्यूट्रल एटम।
इन अ न्यूट्रल एटम, ये भी याद रखना, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसी तरह मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, अच्छा 6 न्यूट्रॉन भी हैं, बताऊंगा। चलो पहले ये समझ लेते हैं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, ये जो पहला शेल है इसको मैं के शेल बोलता हूं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे क्यों बताऊंगा, इसके पीछे भी रीजन है बताऊंगा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आता है एल शेल, एल शेल में मुझे बताओ 6 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह मैं रख सकता हूं। तो यहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिख रही है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा हमने, पहले में 2, दूसरे में 4, टोटल 6, बात बराबर है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, सिंपल भाषा में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर होंगी, कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटेगा, सब कुछ बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आई। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। कार्बन का ए एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12 है। मास नंबर, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनको आप ऐड कर दो तो आपको मिलता है मास नंबर। इज दिस सुपर क्लियर। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या रहेगा, 1, बिकॉज उसके पास एक ही प्रोटॉन है, उसके पास और न्यूट्रॉन नहीं है, सो हाइड्रोजन का मास नंबर इज 1। कार्बन का कितना है, 12 है। उसी तरह से मैं आपको सारे एलिमेंट्स का बताऊंगा, सारे एलिमेंट्स का बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए किस तरह से लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट को, बीच में उसका सिंबल रहेगा, ये क्या रहेगा उसका सिंबल, मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करें, देखते हैं, ये मास नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मास नंबर, और ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इसको मैं सिंपली ऐसे याद रखता हूं, एम और ए। मां आप कैसे लिखोगे, मां ऊपर एम नीचे ए, मास नंबर एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर, मां, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, येलो से लिखेंगे, ये हाइड्रोजन का मैंने सिंबल लिखा, उसका मास नंबर भी 1 है बिकॉज एक ही प्रोटॉन है, और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। कार्बन की बात करें तो मास नंबर 12 था और एटॉमिक नंबर 6 था। ऑक्सीजन की बात करें, बात करते हैं, इसका मास नंबर होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। कैसे आया, क्या आया, सब कुछ बताऊंगा। नाइट्रोजन की बात करूं, उसका मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। बीच में सिंबल रहेगा, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। मां 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 मां, क्या याद रखोगे आप क्या याद रखोगे, मां, ठीक है। चलिए अब ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। आपको यहां पे 118 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 to 118, 118 एलिमेंट है, उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग होते हैं, आगे के सिंथेटिक है, मैनमेड है, ठीक है, हमने बनाए हैं लेबोरेटरीज में। नाउ हमें 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट्स याद होना चाहिए, उनके नाम, उनके एटॉमिक नंबर एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। काफी सारी बातें हैं जो हमें याद करनी है, 1 to 20। आइए याद करते हैं। चलिए सिंपल एक टेक्निक आपको बताऊंगा याद करने की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया 1 to 10, 1 to 10। इसको याद कैसे करेंगे, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बहुत ही सिंपल, हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये आपका हाइड्रोजन, हीलियम, हाय हेलो हाइड्रोजन हीलियम, लिसन लिथियम, बीबीसी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज का नाइट्रोजन, ऑन का ऑक्सीजन, फ्राइडे का फ्लोरीन, नाइट का नियॉन, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये हो गए 1 to 10 एलिमेंट्स, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 11 to 20 की बात करते हैं, क्या आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम,
ये हो गए 11 to 20। कैसे याद करेंगे, आइए समझते हैं। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना फॉर सोडियम, इसको मैं व्हाइट से लिखूं, ना फॉर सोडियम। अच्छा, सोडियम का ना क्यों आता है, बिकॉज उसका लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम पे से उसका सिंबल पड़ता है ना, Na। ये हमने देखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, है ना, पढ़ा है हमने ये। मांगो इज मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन और आर्गन, काजू पोटेशियम, कतली कैल्शियम। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ये हो गया आपका 11 to 20। आपको ये याद होना चाहिए विदाउट फेल, 1 to 20। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था शेल में, है ना, दो, पहले शेल में के में मैंने 2 भरे, फिर एल में भरे, एम में भी भरूंगा। तो ये कैसे भरते हैं, इसका क्या रूल है, ध्यान से सुनिए। एक बेसिक एटम अगर मैं लूं तो ये उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलता है, फिर ये उसका एक शेल, शेल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल होल्ड, शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, कितने भरने हैं, ये हमें समझना है, ध्यान से सुनिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स, दिस वाज गिवन बाय, सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। एक और साइंटिस्ट थे बरी नाम के, बोर एंड बरी स्कीम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोर एंड बरी स्कीम बोलते हैं। उन्होंने कुछ फॉर्मूला हमें दिया जिसके मदद से हमें पता चलता है कि शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है। आइए देखते हैं। द फॉर्मूला इज 2n²। अच्छा, n क्या है, मैंने आपको बताया n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले शेल का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो n क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही होता है। 7 ही शेल्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, चलिए, तो मुद्दा क्या है, ये आपका के शेल, के का n कितना है, 1 है, इसका n कितना है, 1 है ना। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2। तो पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कम ऑन, यस और नो। पहले शेल में कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की है, दैट्स इट। यही फॉर्मूला है, इतना ही सिंपल है। 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो पहले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, दूसरा शेल एल शेल आ गया। एल में क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 4 जा 8। तो सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी आई, 2 × 2 का स्क्वायर इज 8। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। एंड एलिमेंट्स ऑक्टेट बना के स्टेबल हो जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा। 8 इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, फिर एम शेल की बात करें, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 2 9 जा 18। तो थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है। चौथे की बात करते हैं, 2 × 4 का स्क्वायर 16, 2 16, 2 × 16 32। तो एनी शेल की कैपेसिटी कितनी आ गई, 32 की आ गई। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको समझ में आया, उसी तरह से कमेंट में बताना के एल एम एन ओ पी क्यू, और 3 शेल हैं 5 6 7, इनकी कैपेसिटीज कितनी होंगी, मैक्सिमम कैपेसिटीज, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ गया। अभी एक एग्जांपल अगर लिया मैंने क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, मतलब उसके पास 17 प्रोटॉन होंगे। क्या आप ये बात मानते हो, तो ये उसका न्यूक्लियस, उसके पास 17 प्रोटॉन है। एंड अगर मैं बोलूं 18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 17 + 18 35। लेकिन एग्जैक्ट 35 नहीं होता, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35.5 मानते हैं। क्यों मानते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे जब हम आइसोटोप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन की बात हुई। फिर इसके पहले शेल में मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले शेल में हमने 2 भरे, कितने बचे, 15 बचे। 2 निकालो तो -2 किया तो 15 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 15 में से सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 की है, तो मैंने 8 भर दिए। 15 - 8 कितने हो गए, 7 बचे, 7 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो तीसरे शेल में के एल एम, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको अरेंजमेंट समझ में आया। एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं सोडियम का, यहां पे आपको अरेंजमेंट समझा, 2 फिर 8 फिर 7, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, 2, 8, 7। ठीक है,
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाओ, मजा आ रहा है ना। मैग्नीशियम लो, एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मतलब इसके पास 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन भी है, बराबर है। चलो न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में मैंने लिख दिया 13 प्रोटॉन्स, नो प्रॉब्लम। पहला शेल, पहला शेल, पहले शेल की कैपेसिटी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने 2 भर दिए, 13 में से 2 गए, कितने बचे, 11 बचे। सेकेंड शेल बनाओ, सेकेंड शेल में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये बात बराबर है। 2,8 हो गया, अब कितना बचा, 10 हो गया ना, 3 बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं एक तीसरा शेल बनाऊं, के एल एम शेल, एम शेल, ये क्या था, के एल एम, और एम शेल में 2 + 8 10 हो गए, 3 बचे हैं, 1 2 3, तो क्या हो गया भाई, हिसाब कैसा हो गया, 2,8,3, एटॉमिक नंबर 13। समझ में आ रही है बात, कैसे करना है, फिलिंग कैसे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए फिर मैं कुछ एक और कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस, इनकी क्या खास बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए आइए समझते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, इंटेंस हो गया टॉपिक। चलो हमने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, फिर हमने मास नंबर पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स, यहां तक समझा, 3 पॉइंट समझ में आए। 2n², ये फॉर्मूला यूज करना है आपको शेल्स में भरने के लिए। के शेल की कैपेसिटी 2, एल शेल की 8, एम शेल की 18, एन शेल की 32। ओपीक्यू का होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, यहां तक की कहानी आपको रिवाइज हो गई। अब देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने अल्फा पार्टिकल का भी बात किया था ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, अभी एकदम क्लियरली बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसके पास एक शेल रहेगा और शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो कहना ही से इसका के शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 रहेगा। के शेल कंप्लीट है तो हम बोलते हैं डुप्लेट इज कंप्लीट, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो ये हीलियम जो होता है ना वो स्टेबल है, एकदम स्टेबल, बिकॉज उसका डुप्लेट कंप्लीट है, के शेल की कैपेसिटी फिल हो चुकी है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मान लो कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें इस तरह से, सिर्फ प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा, तो कहना ही से इस हीलियम के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव ना। अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, सिर्फ प्रोटॉन बचा है, तो कहना ही से 2+ चार्ज आएगा। सोचिए, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको एक न्यूट्रल एटम मानता हूं, न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, सिर्फ प्रोटॉन बचे, तो हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आएगा। इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम का जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। डबली चार्ज्ड हीलियम एटम He2+, जिसका मास कितना है, जिसका मास 4 यूनिट है, 4 यूनिफाइड मास U। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बातें समझ में आई? जो हमने शुरू में की थी वो सारी बातें यहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपको मजा आएगा। देखिए और बातें बताऊंगा, कैनल रेस की भी बात करूंगा, फिर से आयोनाइजेशन की बात करनी है, बहुत बातें हैं। देखिए चलो, इसका मैंने क्या बोला, डुप्लेट कंप्लीट है, ये स्टेबल हो गया। उसी तरह से नियॉन लेता हूं, एटॉमिक नंबर 10, तो इसके पास न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 20 का हो गया, इसका Z 10 का हो गया। एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक मास नंबर 20 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने बचेंगे, 8,
दूसरे शेल में 8 भर देंगे, K शेल भी फुल हो गया, L शेल भी फुल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आ गया। हम बोलते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब क्या? L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। एंड जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है हम बोलते हैं इट इज स्टेबल। अब आपको पता है ये दोनों एटम्स स्टेबल हैं, हीलियम और नियॉन, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट इनका जो एटम होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है। ये सारे डाई एटॉमिक गैसेस हैं, लेकिन हीलियम और नियॉन मोनो एटमिक हैं। हीलियम सिर्फ He होता है, सिंगल एटम, ये मॉलिक्यूल भी नहीं बनाता। नियॉन भी सिंगल एटम होता है, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता। ये सब मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हीलियम और नियॉन मॉलिक्यूल भी नहीं बनाते, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, बिकॉज ये लोग स्टेबल हैं। इनका जो शेल है वो भरा हुआ है, डुप्लेट भी भरा हुआ है हीलियम में, और ऑक्टेट भरा हुआ है नियॉन में। आपको बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलते हैं? द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द एबिलिटी टू रिएक्ट, द एबिलिटी टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इनके पास नहीं है। इनकी वैलेंसी इज 0, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एटम की किसी और एटम के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, मॉलिक्यूल बनाने की जो कैपेसिटी है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। अच्छा, वैलेंसी कैलकुलेट कैसे की जाएगी ये भी हम देखेंगे, लेकिन यहां तक आई होप ये मुद्दा एकदम क्लियर है। इनकी वैलेंसी 0 है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, because the valency is 0, the combining capacity is 0, because they are stable. Is this clear? Super clear. अभी सुनिए, मैं अगर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड की बात करूं, पहले पीरियड में आपका जो पीरियोडिक टेबल है ऐसा, उसमें फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, बस ये दोनों ही आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया। अच्छा, पीरियड का भी मतलब आपको बताऊंगा, पहला पीरियड क्यों बोलते हैं, दूसरा पीरियड क्यों बोलते हैं, बताऊंगा। चलिए, पहला हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, उसके पास क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बस। तो मुझे बताओ, अगर इसको स्टेबल होना है तो ये क्या कर सकता है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए क्या? ये सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर चला भी जाए तो भी वो स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन क्या क्या कर सकता है आपको पता है? इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द डुप्लेट। इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग। आप 10th में पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये आप 10th में पढ़ोगे डिटेल में। अगर आप समझना चाहते भी हो तो मैंने कार्बन कंपाउंड का 1 शॉट 10th स्टैंडर्ड का डाला है, उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एंड कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन डुप्लेट बनाने के लिए शेयर कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड लूज भी कर सकता है एंड गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अगर, चलो कुछ बातें और बताता हूं। अगर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैन आई से हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, प्योर प्रोटॉन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज है, सिर्फ प्रोटॉन है ना, तो H+ लिख सकता हूं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अभी उसके पास 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर, तो मैं उसको H- लिखता हूं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड का एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, और H+ क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैटायन। एंड ये हाइड्रोजन कैटायन एक्चुअली में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है। H+ मतलब क्या? जस्ट 1 प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड एज H+। इस ही H+ का डिस्कवरी रुथरफोर्ड भाई साहब ने किया था एंड तब जाके बोला था कि ये प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वही प्रोटॉन है। ये डिस्कवरी हुई थी 1917 में। कहानियां समझ में आ रही हैं सारी? बहुत ही मजेदार कहानियां हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है।
ठीक है, चलो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। या तो वो शेयरिंग कर सकता है, या तो गेन कर सकता है, या तो लूज कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई 1 की। हीलियम की बात करें तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इस तरह से डुप्लेट इज कंप्लीट। अब ये कुछ करेगा नहीं, इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। इसकी इट विल नाइदर गेन नॉर लूज नॉर शेयर इलेक्ट्रॉन, ना लेगा ना देगा ना शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैलेंसी 0। इट विल नॉट रिएक्ट, मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए, लूज किया तो H प्लस बना, है ना, H प्लस बना, सिर्फ प्रोटॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन आई से यहां पे फॉर्मेशन ऑफ आयन हुआ। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल, यहां पे लिखता हूं आयन मतलब क्या? चार्ज्ड पार्टिकल। बहुत बेसिक्स बता रहा हूं, मजेदार बेसिक्स बता रहा हूं आपको। अगर ये लेक्चर आप देखते हो ना, सारे बेसिक्स क्लियर होने हैं। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ आयन हो रहा है, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। तो कैनल रेज जो बनी, ई गोल्डस्टाइन, इन्होंने जो कैनल रेज 1886 में डिस्कवर की, उसमें क्या हो रहा था? ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात है, आपको दिखाता हूं। चलो यहां पे देखो, उन्होंने एक ट्यूब लिया था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें एक तरफ सिंपली एक लाइन बनाता हूं, एक तरफ उन्होंने बनाया एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, और मान लो यहां पे कैथोड बनाया, नेगेटिव टर्मिनल। थोड़ा पीछे ले लो इसको। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा है, एग्जांपल के तौर पे इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा है, तो एक हाइड्रोजन का एटम यहां पे हो सकता है ऐसा, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से एक हाइड्रोजन का एटम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे। कैथोड रेज निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जाके टकराएंगे। बचपन में गोटी खिलाए, एक गोटी से आप दूसरे गोटी को मारते हो तो हिल जाती है, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन की गोटी है, ये गोटी उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जाके टकराएगी एंड उस इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा देगी। तो ये शेल गायब हो गया। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन के पास क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो गोटी की तरह टक करके निकल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये क्या बन गया? H प्लस बन गया, बराबर है। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इनके वजह से गैस का क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन की गैस है, गैस का क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन। गैस के इलेक्ट्रॉन को टक करके गोटी की तरह उड़ाया जा रहा है एंड ये बन जाएगा आपका कैनाल रेज। अब ये मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है, तो अब ये कैथोड की तरफ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है ये कहां जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा एंड यहां पे एक रेड कलर का ग्लो आपको दिखेगा, मैंने बताया, यहां पे ग्लो आएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेस को क्या बोलते हैं? कैनल रेस। इस तरह से बनती है कैनल रेस। हाँ, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार। आयोनाइजेशन अगर आपको समझा तो बड़ी मजेदार चीज है ना। चलिए आगे चले, यहां तक समझा। एंड हमने एक और चीज बताई, हमने बोला फर्स्ट पीरियड। पीरियड मतलब क्या? पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। पहले पीरियड का मतलब क्या है? 1 शेल। हाइड्रोजन के पास कितना शेल है? K शेल, 1 शेल। हीलियम के पास कितना है? K शेल, 1 शेल। तो जिन एटम्स के पास एक शेल है वो फर्स्ट पीरियड में आते हैं, सिंपल। जब सेकंड पीरियड में जाएंगे तो कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे। आइए चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड। चलो अभी थोड़ा फटाफट जाएंगे, आपको सारे बेसिक्स मैं बता रहा हूं। लिथियम की बात करते हैं, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3।
तो 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? Li73, इस तरह से लिखा जाएगा। लिखने का तरीका, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ये भी आपको आना चाहिए, इसको भी भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, भर दिया, कितना बचेगा? 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, के शेल में चले गए, तो दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? ये कौन सा शेल है? एल शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल, ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, एंड उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज दिस वेरी क्लियर? अगर आप शांति से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितना मेरा केमिस्ट्री का बेसिक ज्ञान है सारा आपके साथ मैंने शेयर करना है, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत ना आए। वीडियो अगर यहां तक अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, वैलेंस शेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो डुप्लेट बनेगा, यस और नो? हमारा लिथियम स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इसकी वैलेंसी क्या है? 1। मुझे बताओ, अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे तो प्लस चार्ज आएगा, Li प्लस। कैटायन, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ये आपका लिथियम का कैटायन बन जाएगा इस तरह, एंड स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, वैलेंसी कितनी है? 1 है। बेरिलियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास नंबर 9 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? Be94। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने बचे? 2 ही बचेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। इसको भी स्टेबल होना है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी रहेगी 2। ठीक है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलें। अब आता है बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 5, न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 11 है। लिखेंगे कैसे? बोरॉन 11 और 5, 11 और 5। चलो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 3 बचे, दूसरे शेल में 3। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान काम नहीं है, एनर्जी लगती है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो ना, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्डिंग बताता है, लूज नहीं कर सकता। 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, बिकॉज पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखेगा। क्या होता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, इनको और टाइटली पकड़ेंगे। आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल भी दिया, लेकिन अब ये 5 प्रोटॉन बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे निकालने के लिए, उनको आप अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो ये क्या करता है? शेयरिंग करता है 3 इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी कितनी है? 3 है। ये बोरॉन की बात हो गई। फिर कार्बन की बात करें, कार्बन में भी एटॉमिक नंबर कितना? 6, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर कितना? 12। लिखेंगे कैसे? 12 और 6, कार्बन 12, 6। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने बचे? 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आ गई। अब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब ये इसको ऑक्टेट बनाना है ना, इसको ऑक्टेट की जरूरत है, तो ये ऑक्टेट बना के स्टेबल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्टेट बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर 7, एंड न्यूक्लियस में क्या है? 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर हो गया 14। लिखोगे कैसे? नाइट्रोजन 14, 7। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 5। अब ये भाई साहब क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अगर वो गेन करता है तो उसके पास प्रोटॉन तो 7 रहेंगे,
लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो इसके ऊपर एक -3 चार्ज आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाइट्राइड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड एनायन, N-3। अपना ऑक्टेट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -3 चार्ज आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? तो ये बन गया 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है एंड 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। तो इट कैन शेयर और गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी कितनी है? 3 की है। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 8, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मास नंबर 16। लिखेंगे कैसे? 16 8। पहले शेल में 2, दूसरे में कितने बचे? 6। 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसके ऊपर 2 चार्ज आएगा। इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड का एनायन। ठीक है, या तो वो गेन भी कर सकता है या तो शेयर भी कर सकता है। इट कैन शेयर ऑल्सो, इट कैन गेन ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी इज 2। मैं आपको आयंस बता रहा हूं कैसे बनते हैं। N-3 कैसे बनता है, ऑक्साइड कैसे बनता है, नाइट्राइड कैसे बनता है, बहुत सारे बेसिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं लास्ट फ्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 9, न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 19। लिखेंगे कैसे? फ्लोरीन, फ्लोरीन 19 9। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 7, 2,7। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर इसमें 9 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो चार्ज आएगा F-। इसको बोलते हैं फ्लोराइड एनायन। एकदम बेसिक बातें, एकदम बेसिक। फ्लोराइड का एनायन F-। ठीक है, तो वो गेन भी कर सकता है एंड शेयरिंग में कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। शेयर ऑल्सो, गेन ऑल्सो, सो वैलेंसी इज 1। एंड लास्ट में नियॉन की बात करें तो नियॉन आप जानते हो ऑलरेडी ऑक्टेट बना के स्टेबल है। ठीक है, 2,8, इट विल नाइदर शेयर नॉर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 0। आई होप दिस मच इज सुपर क्लियर। ये हो गया एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सारे एलिमेंट हमने देखे। ठीक है, नियॉन तक हमने देखा। अब ये चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट के सिंबल दिए हैं, उनका एटॉमिक नंबर दिया है। देखो 1 से लेके 18 तक की बात की है। 1 to 18 एलिमेंट आपको उन्होंने दिए हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सिंपल बात है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। 2 है तो 2, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 6, 7, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन चेंज। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन होना जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। क्या ये बात बराबर है? फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया है किस तरह से KLMN में शेयरिंग होगी, ये हमने करके देखा। एंड वैलेंसी कैसे आती है वो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। एक और सिंपल बात यहां बताना चाहूंगा कि हम बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल? बिकॉज उनके पास क्या है? ऑक्टेट है या डुप्लेट है। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं, यहां जितने भी आपको एटम्स दिख रहे हैं, इनकी क्या चाहत है, इनकी क्या इच्छा है? ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये नोबल गैस की तरह स्टेबल बनना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग गेन करते हैं या शेयर करते हैं या लूज करते हैं, ताकि वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो पाए। यही है आपका रिएक्शन करने का पूरा रीजन। कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है इसी वजह से, स्टेबल होने की वजह से, नोबल गैस की तरह बनना है, यही उनकी इच्छा है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ये आपको टेबल पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 to 20 एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर नहीं पता होगा तो चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए एंड वैलेंसी पता होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपको 1 to 20 एलिमेंट की आनी चाहिए। एंड जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनके आधार पे आप ये चीजें बिना टेबल देखे भी बता सकते हो, बिना टेबल देखे भी बता सकते हो। ठीक है, उसी तरह मैं एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड की भी बात करना चाहूंगा, फटाफट देख लेंगे। चलिए,
एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होती है। एम शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। एम शेल की मैक्स कैपेसिटी 18 की होती है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी, ऑक्टेट बना के भी एम शेल में स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी एम शेल स्टेबल हो जाता है, भले उसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन वो 8 पे, ऑक्टेट पे स्टेबल होता है। ठीक है, इसको ऑक्टेट रूल बोला जाता है। ऑक्टेट बना के स्टेबिलिटी आती है, ऑक्टेट मतलब स्टेबल, ऑक्टेट रूल। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, ये बात बराबर है। के शेल में 2, एल में 8, एम में 1। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। लूज करने के बाद वो क्या बन जाएगा? Na+, सोडियम का कैटायन बन जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, समझ रहे हो ना बातें? तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वैलेंसी कितनी है? 2। क्या बन जाएगा? Mg2+, 2 प्रोटॉन ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो Mg2+ चार्ज आएगा मैग्नीशियम का कैटायन, Mg2+। ठीक है, 2+। फिर एल्यूमिनियम 2,8,3, एटॉमिक नंबर 13, ये के, ये एल, ये एम। एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको ये क्या करेगा? लूज कर सकता है। अब मैंने बोला आपको बोरॉन लूज नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पास 2 शेल हैं। ध्यान से सुनिए, 2 शेल हैं, इलेक्ट्रॉन करीब है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास 3 शेल हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हैं, उनको निकाला जा सकता है। तो ये जो बातें हैं ना, वो एटम एटम पे डिपेंड करती हैं। तो आपका एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, बिकॉज वो दूर है न्यूक्लियस से, 3 शेल है, तीसरा शेल दूर है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3, एंड ये बन जाएगा Al3+। बात समझ में आ रही है? फिर सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 2,8,4, 4 इलेक्ट्रॉन को अब लूज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी लगती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, यहां पे शेयरिंग होगी, एंड इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 की रहेगी। ठीक है, कार्बन कैसे शेयर करता है, वैसे ही सिलिकॉन भी शेयर करता है। फॉस्फोरस 2,8,5, अब ये भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसको अगर ऑक्टेट चाहिए तो इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो या तो वो शेयर कर सकता है, या तो वो गेन करके फॉस्फोरस 3- भी बना सकता है। ठीक है, P3- भी बन सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, सल्फर 2,8,6, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वैलेंसी क्या है? 2। समझ में आ रही है बात आपको? क्लोरीन 2,8,7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, वैलेंसी क्या हो गई? 1। और फिर आर्गन की बात करें 2,8,8, तो इसकी वैलेंसी 0, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। उसी तरह से 18 पे हम खत्म नहीं करेंगे, हम इसको 19 और 20 तक भी ले जाएंगे। 19 पे कौन आता है? पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसकी वैलेंसी रहेगी 1 की। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया जा सकता है, वैलेंसी क्या है? 1 है। और नंबर 20 कैल्शियम की बात करूं तो 2,8,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता है, तो वैलेंसी क्या है? 2 है। ठीक है, एक आखिरी बात, यहां पे ये आपको K+ बनते हुए दिखेगा, और यहां पे ये आपको Ca2+ बनते हुए दिखेगा। आई होप दिस इज सुपर सुपर क्लियर नाउ, सारी बातें एकदम क्लियर है। ठीक है, Cl क्या बनता है? Cl- बनेगा, सल्फर S-2 बनेगा, फॉस्फोरस 3- बनेगा, एल्यूमिनियम Al3+ बनता है, Mg2+ बनता है, Na+ बनता है। सारे आपको आयंस भी बता रहा हूं। सिलिकॉन का कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो शेयरिंग करता है, और आर्गन का कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो वैलेंसी 0 है। ठीक, चलो मूविंग टू द लास्ट छोटा छोटा 2 टॉपिक्स ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। आइए 5-6 मिनट में वी विल वाइंड अप विद द चैप्टर। आइसोटोप क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या मतलब है इसका? एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग होता है। एग्जांपल आपको मैं हाइड्रोजन का देना चाहूंगा। हाइड्रोजन के 3, नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ? रुको 1 मिनट दो मुझे आप।
दो बातें लिख रहा हूं, सेम एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब है? मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात बराबर है? एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, चेंज होएगा क्या? नहीं होएगा। लेकिन डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग है, मतलब क्या? मास किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अगर प्रोटॉन सेम है तो क्या चेंज होएगा? डिफरेंट न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेस, न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज दिखेगा। अब हाइड्रोजन में आपको 3 आइसोटोप दिखते हैं। कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगा, सब में एक प्रोटॉन है, दिख रहा है यहां पे, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन डज नॉट चेंज, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज। एटॉमिक नंबर सेम है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली एलिमेंट तो वही है, सिर्फ इसके मास में चेंज दिखेगा आपको, बिकॉज यहां पे आपको दिखेगा 0 न्यूट्रॉन, यहां पे दिखेगा 1 न्यूट्रॉन, यहां दिखेगा 2 न्यूट्रॉन। तो मुझे मास क्या रहेगा बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसका मास रहेगा 1, इसका मास रहेगा 2, इसका मास नंबर रहेगा 3। क्या ये बात समझ में आई? सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, सो मास नंबर इज चेंजिंग। इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो नाम क्या पड़ा? प्रोटियम। प्रोटियम मतलब 1। ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब 2, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है ना, कम ऑन, यस और नो। समझ में आया आपको? 2-3 बार बताया मैंने अलग अलग तरीके से। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1। ये हुआ आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। गाना गाने का सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आई होप ये याद रहेगा। वैसे कार्बन का भी होता है 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब इसमें आपको फटाफट देखो, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका हुआ 12, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो इसका हुआ 13, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और इसका हो गया 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 14। सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। प्रोटॉन का नंबर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 अलग अलग आइसोटोप्स कार्बन के होते हैं। ठीक, उसी तरह क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन का होता है 35 एंड 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, तो ये 35, 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, ये हो गया 37। बराबर है? नेचर में, इस नेचर में 75% ये दिखता है, मतलब मैक्सिमम कौन सा दिखता है आपको? क्लोरीन 35, क्लोरीन 35, ये आपको 75% नेचर में दिखता है। ओनली 25% आपको क्लोरीन 37 आइसोटोप दिखता है। तो हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स का एक डेफिनेशन समझ लो। दे आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। हाइड्रोजन का भी मिक्सचर आपको दिखता है, प्रोटियम मिलेगा, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हालांकि प्रोटियम सबसे ज्यादा मिलेगा, ड्यूटेरियम थोड़ा सा मिलेगा, ट्रिटियम और कम मिलेगा। ठीक है, क्लोरीन में भी आपको क्लोरीन 35 75% मिलता है, क्लोरीन 37 थोड़ा सा 25% मिलता है। कार्बन में भी कार्बन 12 सबसे ज्यादा मिलेगा, कार्बन 13 एंड 14 का परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, ये सारे आइसोटोप्स आपको नेचर में मिलते हैं। The chemical properties of the isotopes are similar but their physical properties are different. Physical property मतलब एक तो उनका मास नंबर अलग हो गया, एंड और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हो सकती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? इन आइसोटोप्स के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे सेम रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस, कार्बन के जो रिएक्शंस हैं, क्लोरीन के जो रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस हैं, मतलब H2O बनता है वैसा D2O बनता है।
H2O मतलब सादा पानी, एंड D2O मतलब क्या, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का पानी D2O, इसको हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी वाटर, ठीक है। तो H2O बनता है वैसा D2O भी बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, पानी, बट विथ ड्यूटेरियम वाला, हैवी वाटर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। अच्छा, अभी यहां पे मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इसके दो अलग अलग आइसोटोप हैं, 35 और 37, 37 ना, 37 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 37 बोलते हैं शायद, माई हिंदी इज वीक। 75% आपको क्या मिलता है, 35, चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्लोरीन 35 नेचर में 75% मिलता है, बराबर है 75% मतलब 75/100, ठीक है। एंड 37 आपको 25% मिलता है, बराबर है परसेंटेज, 75% 35 है एंड 25% 37 है। अब इसमें थोड़ा मैं अगर झोल झपाटा किया तो 25 3 एंड 25 4, 25 1, 25 4, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 35 इंटू 3/4 प्लस 37/4, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी जगह बनाते हैं। अभी 35 इंटू 3 होता है 3 3 9, 5 3 15, 105/4 प्लस 37/4, इसका कुल मिला के कितना बनता है, 137, 142, 142/4। अब इसको आप काटो, 4 1 35.5। तो क्लोरीन का एवरेज मास एज पर दिस कैलकुलेशन, आइसोटोप्स के कैलकुलेशन से एवरेज मास आता है 35.5। इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। कार्बन का भी आप निकाल सकते हो, परसेंटेज आपको पता रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज मास कैसे कैलकुलेट हुआ, इस तरह से। अब आपको एक बात बताता हूं, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। मतलब आपके पास बहुत सारा क्लोरीन है, हर एटम का 35.5 रहेगा क्या, नहीं। किसी एक एटम का ऐसा फ्रैक्शनल मास नहीं होता है, या तो 35 रहेगा या तो 37 रहेगा। बट आपने एक मिक्सचर लिया है ना, इट मीन्स दैट इफ यू टेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, मतलब आपने 10 ग्राम क्लोरीन लिया, उसमें बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विल बी प्रेजेंट। इसमें 10 ग्राम में मुझे एक बात बताओ, 7.5 ग्राम 35 वाला रहेगा एंड 2.5 ग्राम 37 वाला रहेगा। तो एवरेज मास क्या निकल के आएगा, 35.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा है, किसी एक एटम का मास 35.5 नहीं है, बट आपने बहुत सारा क्लोरीन लिया तो उसका एवरेज मास आपको 35.5 मिलेगा। यही मुद्दा है। आई होप दिस इज सुपर क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। मतलब आपने क्लोरीन लिया है, भले उसमें क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है, लेकिन क्लोरीन के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। आपने मिक्सचर लिया है, कोई बात नहीं, रिएक्शन सेम रहेगा, डजंट मैटर। बट सम आइसोटोप्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज वी फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। कुछ कुछ आइसोटोप स्पेशल होते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में भी एंड एटम बॉम्ब में भी यूरेनियम 235 यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। एक्चुअली यूरेनियम का क्या होता है, 232 होता है, एटॉमिक मास नंबर 232 होता है, लेकिन 235 एक आइसोटोप है जिसको हम रिएक्टर में यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन में यूज कर सकते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर पता है, आयोडीन के डेफिशिएंसी से ऐसा पूरा आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सूज जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का एक आइसोटोप यूज किया जा सकता है, ठीक। एंड एकदम लास्ट पॉइंट, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार्स। आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं, मुझे बताओ ये कौन है, पहले तो आप नाम बताओ। अल्ट्रा प्रोटॉन, मतलब ये आर्गन की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन।
22 न्यूट्रॉन्स। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मास कितना रहेगा? 18 और 22 मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। आर्गन की बात कर रहा हूं। कौन है ये? आर्गन, नोबल गैस है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास नंबर 40। फिर मैंने एक और चीज आपको दिखाई, ये कौन है? 20 प्रोटॉन है, मतलब ये है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर, यहां लिखूं एटॉमिक नंबर 20। कौन है ये? कैल्शियम। इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, इसका भी 40 है। तो क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल, अभी तक आप कहानी समझ गए होगे। यहां पे लिखूं डिफरेंट, एकदम छोटा सा लिखूंगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम, बस इतना। ये डिब्बा आपको समझ में आया? डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास नंबर, इसको बोलते हैं आइसोबार। कौन सा बार? आइसोबार। कौन सा बार? आइसोबार। आइसोटोप का उल्टा। आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। यहां पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। आइसोटोप का उल्टा आइसोबार। चलो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग है, ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, इसका 18 है, इसका 20 है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोबार। दोनों का मास नंबर कितना? 40। एंड विद दिस वी फिनिश आवर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं। बहुत सारी बातें हमने की है, एकदम बेसिक बातें हमने की हैं। सो आई होप आपको मजा आया पढ़ने में। आई होप मैंने जस्टिस किया है इस चैप्टर को, जितना इस चैप्टर को मजेदार तरीके से पढ़ाया जा सकता है मैंने पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपने क्या सोचा इस लेक्चर के बारे में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।